केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री का विज्ञापन निकाला गया। इसे लेकर बवाल मचा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को इस मुद्दे पर घेर लिया। उनका साथ देने अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी आ गए। विपक्ष हमलावर हुआ तो सरकार भी सक्रिय हो गई, पलटवार करना शुरू कर दिया। लेकिन विपक्ष के तीखे सवालों से सरकार बैकफुट पर आई और लेटरल एंट्री के विज्ञापन को वापस लेने की घोषणा हो गई। वहीं यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को मेरिट लिस्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया। हालांकि योगी सरकार ने साफ कर दिया कि किसी का हक मारा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनिए बयान। लेटरल एंट्री को रोकना ना तो अच्छा कदम कहा जाएगा और ना ही बुरा कदम कहा जाएगा। अच्छा ये इसलिए था कि विशेषज्ञ आते और उनकी विशेषज्ञता का लाभ देश को मिलता। यह एक अच्छे मन से किया गया प्रयास था, जिसे किंचित कारणों से रोकना पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से सत्ता में आई है तब से सरकारी नौकरियों पर कुंडली मारकर बैठ गई है ताकि उसे आरक्षण न देना पड़े। आप देखिए जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया कि किस तरह से वो आरक्षण को धांधली कर रही थी और आरक्षण को खा रही थी। उस पर उसे यू टर्न भी लेना पड़ा। आज जिस तरह से लेटरल एंट्री पर यू टर्न लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि किस तरह की मंशा भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह फेल हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, आरक्षण पर दावा केवल सियासी बहकावा, सरकार दे आरक्षण, विपक्ष क्यों करे रण, लेटरल एंट्री शिक्षक भर्ती बहाना, वोट बैंक है निशाना, आरक्षण पर आर पार, विपक्ष चुनाव में बनाएगा हथियार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ बीजेपी नेता सूर्य मैथिल जुड़े हैं, मोहम्मद आजम जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, केपी त्रिपाठी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सूर्य मैथिल जी, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, आरोप है सरकार पर, आपकी पार्टी पर, लेटरल एंट्री और इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। धन्यवाद राहुल जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और वो गिनते हैं उंगलियों पे हमारे कामों को जिनके जुल्म का कोई हिसाब नहीं। अब देखिए यहाँ पर लेटरल एंट्री के ऊपर जिस प्रकार से देश को बरगलाने की साजिश की गई और आज अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, बहुत बड़े वॉरियर्स बन रहे हैं कि हमने जो है ये आदेश वापस करा लिया कि देखिए आरक्षण का हत्या हो रही थी। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं राहुल भाई, आप भी उसको तस्दीक कीजिएगा क्योंकि आप देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा आईएएस, आईपीएस या आईएफएस है। सबसे पहले तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व आरबीआई गवर्नर मनमोहन सिंह जी, क्या वो कोई आईएएस थे, आईपीएस थे या आईएफएस थे? नंदन नीलेकर्णी कोई आईएएस, आईपीएस या आईएफएस थे? मोंटेक सिंह आलूवालिया, रघुराज रामन, विमल जलान, वीएन अदरकर 1970 के अंदर आरबीआई गवर्नर बने, आईजी पटेल 1977 के अंदर आरबीआई गवर्नर बने। मुझे इनमें से एक का भी बता दीजिए जो कि आईपीएस, आईएएस या सिविल सर्विसेज से चुनकर गया हो। पहली चीज। दूसरी चीज, अरे भैया आपने तो खुद ही 2005 में वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता के अंदर जो दूसरी कमेटी बनी थी, सेकंड जो डीओपीटी की जो एक उसको चेक करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की अध्यक्षता आप लोगों ने की। आपने रिकमेंडेशंस किए थे इसके अंदर कि 15 साल पुराना एक्सपीरियंस, यदि कोई हमारे पर टैलेंट है तो उसको हम प्रमोट करेंगे और संविदा पर नौकरी देंगे ताकि हमारे देश में आइडिया आ सके। अब ये समझ में मुझे नहीं आता कि ये यूटर्न लोग, ये मंदबुद्धि लोग अपने द्वारा किए गए कामों को, अपने द्वारा की गई रिकमेंडेशंस को खुद विरोध करते हैं, खुद चिल्लाते हैं कि भैया आप आरक्षण की हत्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी आज आरक्षण के लिए जातिगत जनगणना की पुरजोर वकालत कर रहे हैं, इनके पिताजी आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के क्या स्टेटमेंट थे ये सबको पता है।
दूसरी ठीक। चीज, इंदिरा गांधी जी के क्या स्टेटमेंट था ठीक। सबको पता। और त्रिपाठी जी एक और चीज, हाँ। 1951 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या सभी मुख्यमंत्रियों को यह लिखकर नहीं भेजा था? अगर ये मना करेंगे तो मैं यह प्रूफ करूंगा कि ठीक। आरक्षण देना समाज के लिए घातक होता है। ठीक है, एक मिनट। त्रिपाठी जी, नया क्या था जो इसमें इतना हो हल्ला हो गया? राहुल जी, इस समय देश में एक ही लड़ाई चल रही है, वो है संविधान को बचाने की। जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो संवैधानिक व्यवस्था है, अरे भाई साहब हंसिए मत, अभी आप एआरसी का नाम नहीं ले पा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन कमेटी, आपको नाम नहीं याद आ रहा था। एक मिनट सूर्य मैथिल जी, सुनने दीजिए। मैथिल साहब सुनने दीजिए। त्रिपाठी जी विषय पर आइए। जी, मैं विषय पे ही बता रहा हूं। दरअसल इस समय देश में संविधान की और संवैधानिक संस्थाओं की हत्या करने का प्रयास चल रहा है। यूपीएससी का सारा मामला है, और राहुल जी आप अच्छे से जानते हैं पूजा खेड़कर का नाम, अगर जो उनके सिलेक्शन को लेकर इस देश में एक आपत्ति हुई और उस पर जांच हुई और बीच में अचानक यूपीएससी के चेयरमैन अपनी गद्दी छोड़कर भाग गए और उनकी जगह एक नए चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई। वो उनका बचा हुआ समय था, वो क्यों चले गए, कौन सी विशेषज्ञता थी जिसके आधार पर उनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया था? दरअसल सभी संवैधानिक, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 315 से उसका प्रावधान होता है, और उस संस्था के अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए लोग ही अगर जो संविधान की हत्या का काम करेंगे तो सरकार की जवाबदेही बनती है। सरकार को ये देखना पड़ेगा, अगर जो इतने बड़े लंबे शासन काल में अगर जो 4 नाम आप उंगलियों पे गिना के पूछते हैं कि ये किस आईएएस से सिलेक्ट हुए थे, ये आईएएस थे। एक मिनट मैथिल साहब, एक मिनट सुनने दीजिए। पहले तो इनको ये भी नहीं पता है कि आरबीआई का चेयरमैन बनने के लिए किसी भी आईएएस होने की जरूरत नहीं। हाँ, वित्त सचिव आईएएस बनेगा, सचिव बनने के लिए आईएएस की जरूरत है। लेकिन आज जो एक साथ लेटरल एंट्री के नाम पर 40 वैकेंसी 45 वैकेंसी बिना रिजर्वेशन के प्रावधान की ये निकाली जा रही हैं, और ये सीधे सीधे संवैधानिक प्रावधानों की हत्या है। देश में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है उसको कुंद करने का काम है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और पूरे देश में इस मुद्दे को हम लगातार उठा रहे हैं। हम लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के बिना हम रुकने वाले नहीं हैं, और आज उसी की जीत है कि सरकार को ये निर्णय वापस लेना। ठीक है, संवैधानिक संस्थाओं में एक नया सिस्टम भी चल रहा है। आप भर्तियां तो करते नहीं, सरकार किसी की भी हो, कॉन्ट्रैक्ट पर रख लेते हैं, किसी एजेंसी को दे देते हैं। ये प्रचलन कब शुरू हुआ था पता नहीं, शायद आप लोग हमें बता भी दे मोहम्मद आजम जी। ऐसा नहीं कि केवल केंद्र में ही, राज्य सरकारों में भी ये सारी चीजें होती हैं। अगर वाकई आरक्षण के प्रति गंभीरता रही हो तो हमें लगता है कि इसमें भी प्रावधान रहना चाहिए था कि इतना एससी वर्ग रहेगा, इतना एसटी वर्ग रहेगा, इतना ओबीसी, इतना सामान्य के लिए। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। संविदा कर्मियों के लिए या जिस तरीके से किसी एजेंसी को भी दे देते हैं सरकारी ऑफिस से उठाकर कि आप रखिए, तब तो बातें नहीं होती हैं, तब ये चीज़ें कहीं नहीं जाती हैं। सवाल यह है कि आ गया मुद्दा और उस मुद्दे पर बात हो जाए और ये कहा जाए कि संविधान खतरे में है और उसी की लड़ाई चल रही है। राहुल जी, जो आप आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, आजकल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक इस बात को बहुत मजबूती से उठा रहा है कि आउटसोर्सिंग सर्विसेज में दलितों और पिछड़ों के हितों की अनदेखी हो रही है। नहीं, मैं जानना चाहता हूं इसकी शुरुआत कब हुई थी। अब ये ना कहिए कि बीजेपी ने की थी, बीजेपी की सरकार की। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने करी थी, लेकिन आज जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है, भारत सरकार में 30 लाख पद सरकारी खाली है, तो सरकार को पहले जो स्वीकृत पद है उसे तो भर देना चाहिए ना। उसके बाद अगर जरूरत होती तो संविदा में ले तो, लेकिन सरकार जो स्वीकृत पद है उसे भरती नहीं है, और पूरे भारत में 90 लाख पद खाली है सरकारी। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे अपने नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जो संविदा कर्मी है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इसे भी हटा दीजिए, इसे भी जोड़ दीजिए। जो कंपनीज को दे रखा है आउटसोर्सिंग वाला, वो भी हटा दीजिए, तो ये पता नहीं कितने पद हो जाएंगे। लेकिन सवाल यही है ना कि रास्ता दिखाया किसने, चल कौन रहा है, और बस बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। इस लेटरल एंट्री के बाद ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब, संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है, इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। ये सिस्टम तो पहले से देखा जाना चाहिए था ना।
नहीं तो देखिए, जब छोटा मोटा होता था तो ठीक था। आज क्या कर रहे हैं, पिछले 10 सालों में ये सरकारी भर्तियों को उन्होंने बिल्कुल ठप कर दिया। आज केंद्र की सरकार और राज्यों की लेटरल एंट्री 2015 से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में बन गई है। तो कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां जब कर रहे हैं तो दलित और ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। ये बात इनके केशव मौर्य ने को सरकार को चिट्ठी लिखी, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं एक मिनट, मैं केशव मौर्य ने ही लिखी है कि आप बताइए कि आउटसोर्सिंग में दलितों और ओबीसी ने कितने पद दिए। एक चीज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव की बताइए कि कितने आईएएस ओबीसी हैं, कितने एससी, कितने एसटी आईएएस हैं। हमें नहीं लगता कि जो एक तबका निकल गया है ऊपर, समाज के ऊपर पहुंच गया है, बराबर पायदान पर है, उसे आरक्षण की जरूरत है या आरक्षण की वो बात करता है, उनके बारे में सोचिए ना। जो नीचे हैं, जो समूह ग और घ वाले हैं, उनके बारे में सोचिए कि उनके लिए क्या कर रही है सरकारें, आप लोग क्या कर रहे हैं, विपक्षी दल क्या कर रहा है। बस हाथ में संविधान की किताब, संविधान की दुहाई, लेकिन उनकी लड़ाई कोई नहीं। देखिए, विपक्षी दल बिल्कुल मांग कर रहा है कि जो संविदा आउटसोर्सिंग सर्विसेज है वो खत्म होनी चाहिए। सरकारी ठीक करके जाइए आप, और सरकार बदल जाए फिर आप मांग कीजिए। सूर्य मैथिल साहब, जब हम लोगों की सूर्य मैथिल साहब, धन्यवाद। इसका पालन होगा। देखिए राहुल भाई, वो कहते हैं ना कि दिल की बात जो है वो होठों पे आ जाती है और जो सच है वो छुटता। वो ठीक है, लेकिन आरक्षण खत्म कर रहे हैं आप लोग, संविधान को खत्म कर रहे हैं आप लोग ना। वही मैं कहना चाहता हूं, सुनिए ना। अभी आपकी ही डिबेट में जो अपने पहले जो वक्तव्य के अंदर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल गए कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो वित्त सचिव होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वित्त सचिव होने के लिए बड़ा सचिव होना चाहिए। और जो सुनिए भी नहीं, उन्होंने कहा कि आईएएस रैंक नहीं। उन्होंने कहा जा रहे हो, सुनो तो सही पहले। अरे पहले ये मतलब की पढ़ाई नहीं है, यूपीएससी की बात हो रही है। सुनो, एक मिनट, एक एक करके बोलिए, समझ में नहीं आएगा, दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा कि आरक्षण कहां खत्म किया जा रहा है, संविधान कहां खत्म हो रहा है। राहुल लिंक लगेगी, सुनिए ना। मैं तो जीता जागता उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि भैया देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह लिए आदरणीय। एक मिनट, आजम साहब, देखिए आज मैं चीखम चिल्ली नहीं चाह रहा हूं, मैं वाकई विषय पर रहना चाह रहा हूं। मत दिखाओ। एक मिनट, मैथिल साहब बोलिए। व्यक्तिगत ना होइए। आजम साहब, मोहम्मद आजम जी, मोहम्मद आजम जी। इनकी कलाई लगी खुलने, मोहम्मद आजम जी, आवाज लगी निकलने। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1977 के अंदर मोहम्मद आजम जी जरा शांत हो जाइए, अपने टाइम में बोलिए। मैथिल साहब देखिए, जब मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, जरा मुझे इतना बता दे, आप बहुत आरक्षण की जो बात कर रहे हैं और जो दलितों की बात कर रहे हैं, सीधा चोरी और बैकडोर एंट्री का मैं सीधा उदाहरण आपके सामने दिखा रहा हूं और वो कोई झुठला नहीं सकता कि कांग्रेस ने क्या हाल किया देश के सिस्टम का। मनमोहन सिंह जी वित्त सचिव थे 1977 में, जब वो आरबीआई गवर्नर बने। इसका मतलब वो सचिव से वित्त सचिव बने ना, तो सचिव की क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है त्रिपाठी जी, आईएफएस। इसी एक उदाहरण पर ही समझ लेते हैं। इस बैच के अंदर मनमोहन सिंह। एक मिनट, मैथिल साहब हो गया, आपका सवाल हो गया। त्रिपाठी जी, एक ही उदाहरण को समझ लेते हैं हम, उनका वाला खराब, मेरा वाला सही। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहले तो मैं भाजपा प्रवक्ता को बता दूं, तो कब होए आईपीएस कब बने? अरे कब यूपीएससी क्रैक किया मनमोहन सिंह ने, जरा बताओ। समझ में आए कि मैंने कहा। अरे मनमोहन सिंह ने यूपीएससी कब क्रैक किया, ये बताओ ना। यूपीएससी की तैयारी कराता हूं मैं, बेहतर तरीके से जानता हूं, पढ़ाता हूं। अरे छोड़ो, तुम मुझे पता क्या कराते हो, छोड़ो यहाँ पे जवाब। मैथिल साहब सुनिए, किस क्वालिफिकेशन, सुन तो लीजिए। स्टेटमेंट को बदल दे, सुन तो चोरी ऊपर से सीना चोरी बदल दे रहे, पूरे देश को लूट के खा गए और यहाँ बैठकर संत बने बैठे हो। सचिव नहीं है, मैंने जाकर ज्ञान ले लीजिए। अरे पढ़ो पहले, मदरसा छाप पहले पढ़ो, मदरसा छाप पहले पढ़ो। 1977 के अंदर सचिव नहीं थे, समय में 1982 में मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर बने, उससे पहले वो वित्त सचिव थे और वित्त सचिव होने से पहले सचिव होना पड़ता है। किस आधार पर, किस क्वालिफिकेशन से मनमोहन। एक मिनट मैथिल साहब, सुनने तो दीजिए, आपने सवाल उठाया तो जवाब ले लीजिए।
सवाल उठाया तो जवाब ले लीजिए गलत त्रिपाठी साहब। करते हैं। जी, त्रिपाठी साहब, राहुल जी, सबसे पहले तो ये बताऊं, मैंने कहा था कि आईएएस होने की कोई शर्त नहीं होती। दूसरा, जो मनमोहन सिंह जी का एग्जाम्पल है, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि देश के वो बहुत ही विद्वान प्रोफेसर थे, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में क्यों और विद्वान नहीं है? उनको और विद्वान नहीं है? अरे सुन लो, और लोग विद्वान नहीं है इस देश में। जाहिलों से बहस करना बड़ा कठिन है। एक मिनट व्यक्तिगत न होइए, एक मिनट। गांधी के यहाँ बर्तन धोने वाले मैथिल साहब सुनने तो दीजिए, सुनने दीजिए। ये किसी को जिहादी कहें हम सुनते रहे? ऐसे लोगों के साथ डिबेट कैसे संभव है? स्टेटमेंट को आप बदल दें, दूसरे को कुछ भी बोल दें। बताओ कितने बुद्धिमान है, बताओ मनमोहन सिंह, बताओ। मनमोहन सिंह इतने बुद्धिमान हैं जितने तुम कभी नहीं हो सकते, ये ध्यान रखो, ठीक है? अच्छा। मनमोहन सिंह साहब की बराबरी वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और जान लो दुनिया पूरा सम्मान करती है। राहुल जी, एक पद पर किसी की नियुक्ति होना या व्यवस्था के अनुसार किसी को वहां पे लाना, ये एक सामान्य प्रक्रिया हर सरकार में रही है, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी भी ये काम करती रही। नहीं, उनका सवाल है, एक चीज सुनिए त्रिपाठी साहब, देखो कुछ चीजें क्लियर हो। उनका कहना है कि ये था वहां लेटरल एंट्री है मनमोहन सिंह के बारे में। सवाल यह है कि जिस तरीके से उन्हें दिया गया ये पद, गवर्नर का पद, क्या उसके लिए आईएएस होना जरूरी है? ये भी क्लियर कर दीजिए। जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, वित्त सचिव बनने के लिए आईएएस होना जरूरी है। आरबीआई गवर्नर बनने के लिए आईएएस होना जरूरी नहीं। वित्त सचिव उनको जो बनाया गया था, उस पर एक ये बात कही जा रही है कि उनको जो नियुक्ति की गई थी वो लेटरल एंट्री ही थी। हाँ साहब, लेटरल एंट्री थी, हम स्वीकार करते हैं लेटरल एंट्री, लेकिन कितने लोगों की लेटरल एंट्री एक बार में हो सकती है? एक आदमी की। आज तक के शासन काल में आप गिनती के 4 और 5 नाम संवैधानिक नंदन नीलेकंडी के बारे में क्या बोलोगे? साल के शासन में आलू वाले, नहीं, एक चीज देखिए, एक चीज मैं बता दूं, एक चीज त्रिपाठी साहब, 1 हो या 10 हो, बात बराबर की है। एक एंट्री अगर आज ये जायज नहीं है तो वो भी जायज नहीं था, या तो उसे जायज ठहराइए तो उसे भी जायज ठहराइए। राजनीति आप लोग कीजिए, लेकिन जो सत्यता है, जो तथ्य है, वो दर्शकों के सामने तो रहे कि विपक्ष अपने बारे में कह रहा है कि ठीक है वो तो एक था, आज इनके बारे में कह रहा है ये तो गलत है, संविधान के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है। ये दो मुही बातें ये क्यों कही जा रही है? बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। इतने साल के कांग्रेस के शासनकाल में गिनती के लेटरल एंट्रीज हुई हैं, जिसे हम स्वीकार करते हैं। 2015 से मोदी सरकार में भी लेटरल एंट्री हो रही है, हमने इसको मुद्दा नहीं बताया। 2015 से लेटरल एंट्री हो रही है और एआरसी की सिफारिश पे हो रही है, लेकिन एक साथ जब आप 45 लेटरल एंट्री दे रहे हैं, राहुल जी इसको समझने की जरूरत। ऐसा नहीं कि भाजपा सरकार ने लेटरल एंट्री नहीं की, पहली बार ये सामना सिफुगा आया है। 2015 से लगातार ये काम मोदी सरकार कर रही है, विपक्ष ने मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन एक साथ जब 45 लोगों की नियुक्ति आप करने जा रहे हैं, तो क्या आरक्षण के प्रावधान आप लागू नहीं करेंगे? एक व्यक्ति की नियुक्ति होना और एक साथ 45 लोगों की नियुक्ति होना, इससे पहले। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहता हूं, एडॉक पर कहीं कुछ होता है तो क्या उसमें आरक्षण की नीतियों को लागू किया जाता है क्या? राहुल जी, अगर जो एक नियुक्ति होती है या कोई विशेष, नहीं मैं कह रहा हूं 20 हो जाए या 15 हो जाए, एडॉक वाला सिस्टम जो 20 और 15 होंगी तो आरक्षण का प्रावधान आपको लागू करना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती, वो छोड़िए, शिक्षक भर्ती वो अलग है। कहीं भी अगर होता है एडॉक वाला मामला तो वहां आरक्षण का प्रावधान लागू होता है। अगर जो एक से अधिक नियुक्ति हो, नहीं कहीं उदाहरण हो तो वो भी बता दीजिए ना मुझे। बिल्कुल, हर जगह एक से अधिक नियुक्ति होने पर आपकी सरकारें रही है, बताइए कितनी जगह पे आपने संविधान में जो अपॉइंटमेंट किए उसमें आपने आरक्षण दिया? एक से अधिक पूछिए जरा, कर्नाटक में, तेलंगाना के अंदर, राजस्थान के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर कहां दिया, जरा बताइए। एक नियुक्ति एक बार में आप कर रहे हैं तब आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। एक से अधिक नियुक्ति पर सदन पढ़ना पड़ेगा, फिर सबको पढ़ना पड़ेगा। जो ये हाँ जो विज्ञापन निकाल रहा है उसे भी पढ़ना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा। क्यों वापस ले लिया? हाँ पता नहीं, नियमावली आप लोग समझा रहे हैं, नियमावली देखना पड़ेगा मोहम्मद आजम जी। बिल्कुल राहुल, लेकिन देखिए अब ये समझ से परे है मोहम्मद आजम जी, एक होगा तो नहीं लागू होगा, उससे ऊपर जाएगा तो लागू हो जाएगा। जिस मनमोहन सिंह की बात कर रहे थे तब ओबीसी आरक्षण था ही नहीं,
तो पढ़ते लिखते तो है नहीं, मालूम क्या होगा। जब SC ST आरक्षण था ना, की बात है, SC ST आरक्षण था ना, 1951 से देश में SC ST आरक्षण है। जब से देश में संविधान लागू है, यहाँ बैठ कर मदरसा जानकारी मत दो, जमीन जैसी नहीं है, जमीन बोल है, समझ में आ गया। यहाँ बैठ कर ज्ञान मत दो, मनमोहन सिंह के कैटेगरी के आदमी अगर इनके पास कोई हो तो बताएं। मनमोहन सिंह जैसा ज्ञानी और अभिनंदन निलकंठे क्या है, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया क्या है, जरा बताओ मुझको। राज रामन क्या है, विमल जलाल क्या है, ये 5 नाम दिए, जरा मुझे बताओ। कितने IAS IPS देने वाला कोई आदमी है? आप बैठकर चोरी करते हो, देश को और यहाँ बैठकर साधु संत का। अच्छा मोहम्मद आजम जी, मोहम्मद आजम जी, उस विज्ञापन में क्या था कि अपने अपने क्षेत्र के जो मेधावी हैं वही तो इसमें शामिल हो सकते हैं कि किसी को भी उठा के दे देंगे? जो ये बयान भी आ रहा है कि एक मिनट पहले मेरी पूरी बात तो होने दीजिए। जो आप लोग ये कह रहे हैं कि RSS को ऊपर बैठा दिया जा रहा है, उनसे जुड़े हुए लोगों को एंट्री दी जा रही है, ये हकीकत है, इसमें कोई बुराई है? आप जितने लेटरल एंट्री है उनके बैकग्राउंड चेक करिए, वो RSS के हैं। जितने VCs हैं उनके बैकग्राउंड चेक करिए, वो RSS के हैं। जितने ऐसे प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं इनके टाइम में उनके बैकग्राउंड RSS की है। क्या सब RSS वाले ही ज्ञानी हैं? बाकी भारत में ज्ञान खत्म हो गया है? बाकी भारत में ज्ञान तो नहीं खत्म हो गया है, और लोगों के पास भी ज्ञान है, योग्यता है, तो उस योग्यता का भी आदर किया जाना चाहिए। आपकी विचारधारा RSS से मिलती है, आप RSS मैथिल साहब लेकिन नहीं, उनको अगर एंट्री करनी होती इसलिए इसी लेटरल एंट्री में वो आरक्षण लागू कर लेते। ऐसा तो है नहीं कि RSS को मानने वाले अगड़ी जाति वाले हैं, पिछड़ी वाले तो है नहीं, OBC SC ST तो है नहीं, सब अगड़ी हैं।